जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जितने भी मेरे छात्र यूट्यूब पे वीडियो मेरी जितनी भी सीरीज चल रही है जीएस की, जो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग विश्व भूगोल में पहले टॉपिक का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट तो आप लोगों ने देखा था ब्रह्मांड और सौर मंडल, जिसमें से मैंने ब्रह्मांड के बारे में बेसिक परिचय के बारे में बताया था, जो था बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन वहां से पूरे क्वेश्चन जो यूपीएससी यूपीपीएससी में आए हैं पूरे 30 साल में, आप आराम से क्वेश्चन बैंक जब उठाएंगे घटना चक्र और अपने प्रैक्टिस शीट से हल करेंगे तो देखिएगा आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाएंगे। इसी का ये दूसरा पार्ट है, मतलब पहले टॉपिक का ब्रह्मांड, उसके बाद सौर मंडल। और यहां से मैं ये पूरी टॉपिक आज खत्म कर दूंगा, जिसमें हम लोग पूरी बात पढ़ेंगे अपने सौर मंडल के बारे में। और जिन दोस्तों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट दिखाई देंगे प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट। तो आपको आराम से वहां प्लेलिस्ट में वीडियो दिख जाएगी, तो वहां से आपको जो पढ़ना है आराम से पढ़ सकते हैं। और जो भी पढ़िए एक सीक्वेंस में सबका नोट्स बनाते चलिए। आइए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि सौर मंडल जो है इसकी डेफिनेशन जान जाइए। जो सूर्य हैं और पृथ्वी जैसे सदृश, मतलब जैसे जितने भी प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, और विभिन्न उपग्रह, जितने भी अदर आपके सैटेलाइट्स हैं और अन्य खगोलीय पिंड का ये परिवार है। ठीक है, जो सौर मंडल है ये क्या है? सूर्य, पृथ्वी जैसे जितने भी ग्रह हैं, विभिन्न उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों का परिवार ही कहलाता है सौर मंडल। जिसमें सूर्य क्या है? जिसमें हमारा जो सूर्य है एक तारा है। हाँ, ध्यान रखिएगा, सूर्य भी तारा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सूर्य एक तारा है, एक स्टार है। ठीक है, और उसमें 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट। आपको बताएंगे, पहले 9 थे, अब 8 हो गए। फिर उसके बाद उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, फिर क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड है, फिर धूमकेतु हैं, कॉमेट्स हैं, और तब उल्कापिंड, मेटेरॉइड है। ये सौर मंडल में, जो हमारी सौर मंडल है उसमें ये सब सारे इसके परिवार हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट यहां से देखिए जहां से क्वेश्चन करता है सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था। तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन किया भी है। दूसरी बात, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन किया है कि सौर मंडल की खोज किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, सौर मंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड आपसे पूछे तो आप जाहिर से बात जानते भी होंगे, सूर्य क्या है? सौर मंडल के प्रधान आकाशीय पिंड है। ठीक है, अब देखिए सौर मंडल के पिंड कौन कौन। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब IAU शॉर्ट में, उसकी प्राग सम्मेलन 2006 में हुई थी। उसके अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और यहीं से जो आपके हमारे जो परंपरागत ट्रेडिशनल प्लेनेट में 9 ग्रह थे वही 8 हो गए। 2006 में ये बंटवारा हुआ। ठीक है, तो परंपरागत ग्रह पहला है जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये सारे आपके प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारे जो 8 ग्रह हैं ये परंपरागत ग्रह हैं। और वही जो पहले प्लूटो था, जो 9वें रूप में था, वो अब चला गया है बौने ग्रह में। बौने ग्रह में क्या है? प्लूटो, चिरान, सिरस और 2003 यूबी 313। तो इसको बड़े आराम से ध्यान रखिएगा और कोई कठिनाई नहीं होगी याद करने में। इस चीज को आराम से जब 2 से 3 बार देख लेंगे केवल ना कि ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं, कोई ट्रिक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। हर जगह ट्रिक नहीं बनाया जाता है। ट्रिक आपको जो बहुत जटिल हो उसके लिए तो मैं खुद बता भी देता हूं आपको कि जब एक साथ एक पूरा चार्ट हो और उसको याद करना हो तो ट्रिक की जरूरत होती है। ऐसे भी ट्रिक से आप लोग बचिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो आप निकाल लेंगे ट्रिक से, लेकिन मेंस में आपको पूरी की पूरी डीप नॉलेज चाहिए। तो जितना हम अभ्यास कर सके पढ़ाई का वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, शिक्षा बहुत मायने रखती है अपने जीवन में। जहां भी आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है उसको आराम से ले लेना चाहिए। और आज की जनरेशन का तो ये सौभाग्य है कि अब यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया, और यूट्यूब पे जितने भी पढ़ाई के एजुकेशन चैनल चल रहे हैं
आपको देखिए बहुत ही अच्छा, अब आराम से घर बैठे पढ़ाई आप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से पूरी तैयारी करिए और जहां भी डाउट आपको दिखे कमेंट सेक्शन में आप डाउट को अपने पूछिए, वहां अगले वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। एक शिक्षित व्यक्ति बन जाएंगे तो आपके बनने से समाज सुधरना शुरू होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, आज भारत अपना आगे बहुत जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले की अपेक्षा आज शिक्षा बहुत आगे जा चुकी है। आप खुद देख सकते हैं आज हर वर्ग पढ़ के आगे निकल रहा है बच्चा, तो अपने देश का जो विकास है वो पहले की अपेक्षा कितना आगे जा चुका है, ठीक है। और पहले की अपेक्षा आज में कितना अंतर है। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं 2 मिनट की, शिक्षा के महत्व पे ध्यान से सुनिएगा। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था तो उसके जो गुरु थे, गुरु तो अरस्तु थे, वो अलग क्वेश्चन है। इसके जो आध्यात्मिक गुरु थे ये अलग क्वेश्चन है। तो अपने आध्यात्मिक गुरु से जाके मिला डायनोसियस थे। कहा गुरु जी भारत पर आक्रमण करने जा रहा हूं, आपको कुछ चाहिए वहां से कि आपको भारत से लाऊं? तो डायनोसियस बोले कि जा रहा है तो एक संत साधु वहां का महात्मा वहां लेते आना यहाँ पे। ठीक है गुरु जी। जब सिकंदर आया यहाँ पर पंजाब के शासक से, आप सभी जानते हैं, आक्रमण हुआ पोरस से, जिसे बोलते हैं झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में। और उसके बाद सिकंदर ने पोरस को राज्य भारत सौंपते हुए उनका राज्य, और फिर जब वापस लौट रहा था तब उसको याद आया कि अरे गुरु से वादा किए हैं एक संत लाने को। तुरंत अपने सेनापति से कहा, ए भाई, जो उसके जल सेनापति थे निर्याकस, जाओ जरा कोई संत यहाँ जो सबसे फेमस हो, सबसे रियल संत, उनको खोज के लाओ। तो उस समय जो उस क्षेत्र में संत थे दंडिन, जो अपने भारत के महान संत हुए हैं, जब गया उनसे निर्याकस तो पूछा जिससे, तो पता चला कि वहां है। जब उनको देखा उनकी हालत अर्धनग्न, फक्कर, फकीर एकदम, अरे इतना नाम सुने दंडिन, जाके उनसे बात किया, ए भाई चलो भाई ने बुलाया है। दंडिन ऊपर से देखे, कौन भाई बे? अरे सिकंदर भाई। ये कौन है? मैं इस दुनिया में बस 2 भाई को जानता हूं, एक ऊपर वाला, दूसरा खुद मैं। ले अब निर्याकस अब चुप। अब निर्याकस तुरंत तलवार पे अपना हाथ रखा, ए दंडिन बोल रहे, नीचे कर, नीचे रख। ऐसे खिलौने बहुत देखे हैं मार्केट में, मारेंगे 2 झापड़ बुद्धि ठीक हो जाएगी। अरे गजब आदमी है। अब वहां से तुरंत निर्याकस गया सिकंदर के पास और पूरी वृत्तांत बताए, साहब ये हुआ महाराज, आपका नाम सुन के पूरी दुनिया में जिसके सामने नाम लिए सब कांप गया, ये तो गजब आदमी है। तो कहना चलो। अब सिकंदर आया है घोड़े पे चढ़ के, दंडिन से मिला। अब दंडिन सिकंदर बोल रहा है, जानते हो मैं सिकंदर, आदेश दे दूं पर्वतों को तो पर्वत चल पड़े। दंडिन बोले चला के दिखा। आप जानते हैं मानवीय भावना, जब आदमी भौकाल में रहता है तो डायलॉग बाजी कर जाता है। सिकंदर कहा जुदा कुछ ज्यादा बोल दिए क्या? फिर कहा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, खंड खंड हो जाएगा तलवार से। दंडिन बोल रहे कर डालना, बोल क्या रहा है? अब सिकंदर, गुरुजी चलिए भारत। अब देखिए शिक्षा की ताकत, 2 बार 3 बार मारने आक्रमण करने की बात हुई, अंत में सिकंदर को ही झुकना पड़ा। अरे यार काहे लोचा कर रहे हो, काहे पढ़े बता रहे हो, मेरे गुरुजी ने एक संत मंगाया है, चलिए मेरे साथ। शिक्षा की ताकत देखिए, ये है शिक्षा। तब दंडिन बोले सिकंदर मेरी एक बात का जवाब दे दे, मैं चलूंगा। कहे गुरुजी पूछिए। कहे ये बता सिकंदर, मान ले तू रेत में फंसा है, एकदम पूरा फंस गया है, इतना तेरी पूरी शरीर धंस गई है रेत के दलदल में, और तुझे 1 गिलास पानी चाहिए और वो पानी मेरे पास है, तू उसके बदले मुझे क्या देगा? सिकंदर कहा कुछ सोच के अपना आधा राज्य दे दूंगा। फिर दंडिन बोले अगर मैं वो 1 गिलास पानी फिर भी ना दूं तो कहा मैं पूरा राज्य दे दूंगा। दंडिन कहे सोच सिकंदर, तेरे पूरे साम्राज्य जो विश्व जीता उसकी कीमत सिर्फ 1 गिलास पानी है। क्या किया इतना नरसंहार करके, क्या मिला? ये गिलास पानी। देख रहे हैं कितनी बड़ी फिलॉसफी छुपी है इस शब्द के पीछे। ये भारत की शिक्षा है इतना, इसीलिए हमारा भारत विश्व गुरु था और यहाँ के संत से लोग थर थर कांपते थे। आज भी हमारे जो रियल संत हैं उनके सामने कोई बोल नहीं पाता है। किस लिए? उसके पीछे शिक्षा। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर सोच विकसित होती है, फिर आपका ज्ञान डेवलप करता है। इसलिए पढ़ाई इतनी जरूरी है। आप समझ गए? ऐसे बहुत से वाकया हैं जो मैं आपको जब कुछ ऐसी बात आएगी तो बताता रहूंगा। आइए देखिए, अब आप देख लिए कि ये हमारे परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और 92 ग्रह में चले गए हैं प्लूटो। इसीलिए ये क्या हो गए हैं, 9 से 8 ग्रह हो गए परंपरागत ग्रह। और फिर 92 ग्रह में प्लूटो, चिरान, सेरस, 2003, यूबी 313, याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा वर्ग है, इसको बोलते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड। इसमें उपग्रह, धूमकेतु,
उल्का पिंड और अन्य छोटे खगोलीय पिंड, ये सभी आते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड में। अब जो मेन हमारे ट्रेडिशनल प्लैनेट है, परंपरागत ग्रह, उसको बड़े अच्छे से इस डायग्राम से मैप समझिएगा। पूरी ज्योग्राफी मैप पे टिकी हुई है और आप इतना देखिएगा, मजा आएगा पढ़ने में कि मैं आपको पूरी चीज मैप से एकदम क्लियर कर दूंगा, संशय ही खत्म हो जाएगा, कहीं से कठिन लगेगा ही नहीं। ऐसे तो मैं आपको हिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी सभी मैप और डायग्राम से पढ़ाता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको पढ़ना हो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे सारे जितने भी जीएस के विषय पढ़े हुए हैं उनको देखिए। देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, यहां से कई क्वेश्चन बने हैं, आपको समझाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सूर्य है, पूछता है सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बुध है। दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। देखिए एक क्रम से, जैसे यहां लिखा था सेम क्रम वही है, सूर्य के सामने दिखाया गया है आपको। ऐसे ही हमारे 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा का ये आपको लाइन चित्र दिखाया जा रहा है, ये अपने राउंड लगाते हैं सूर्य की। ठीक है, और सबका सीक्वेंस है कि सूर्य के पास बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए इनमें भी बांटा गया है, जो बुध से लेके और मंगल तक है इन्हें हम बोलते हैं रॉकी प्लैनेट, चट्टानी ग्रह, या इसे ही बोलते हैं आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह। ठीक है, जो सूर्य के पास में है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहां से यहां तक को बोलते हैं रॉकी प्लैनेट, आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह। ठीक है, अब बृहस्पति से लेके वरुण तक इन्हें हम बोलते हैं बाह्य अथवा जेवियन ग्रह, जिसे बोलते हैं आउटर प्लैनेट, इसी को बोलते हैं गैसीय ग्रह। ठीक है, और इन मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये छोटे छोटे मैंने बनाया है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटियां होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया भी है कि क्षुद्र ग्रह की पेटियां अपने सौर मंडल में किन ग्रहों के बीच पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां पाई जाती हैं। आराम से डायग्राम देख लीजिए, मैप। ठीक है, दूसरी बात कैसे पूछता है क्वेश्चन कि मंगल और अरुण के बीच में कौन से ग्रह, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में, तो आप सामने देख रहे हैं बृहस्पति और शनि है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर पूछेगा सूर्य से किस स्थान पर पृथ्वी है, तो तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, स्थान पूछे तो अलग क्वेश्चन और आकार में पूछे तो अलग क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये डायग्राम एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब ये है ग्रह अपने घटते आकार के अनुसार, मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे अंत में सबसे छोटा। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं, अब यहां से क्वेश्चन यादें नहीं करना है, सामने है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, बृहस्पति, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन पूछेगा, तो शनि, सैटर्न, तीसरे नंबर पर अरुण, ठीक है, यूरेनस, फिर आपका नेपच्यून, वरुण, और जो पृथ्वी है ये 5वें स्थान पे आकार में है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार बने हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी को पूछेगा कि ग्रह जो आकार की दृष्टि से पृथ्वी किस स्थान पे है, तो आप बताएंगे 5वें स्थान पे है। ठीक है, फिर उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध है। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं होता, वो मैप से देखिए याद हो जाएगा। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन पूछा है बेसिक क्वेश्चन कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में जो सर्वाधिक घनत्व, सबसे अधिक डेंसिटी किसकी है, तो पृथ्वी की है, 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यू, 5.5 ग्राम पर सेमी क्यू, ये अपने पृथ्वी का घनत्व है। दूसरा पॉइंट, सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व, सबसे अधिक घनत्व डेंसिटी पृथ्वी की, और सबसे कम लो डेंसिटी किसकी, तो ये शनि की है, 0.69 ग्राम प्रति सेमी क्यू। इसलिए क्वेश्चन भी बना है, इसलिए मैंने नोट लगा के लिखा है कि कौन सा सौर मंडल का ग्रह पानी के ऊपर तैर सकता है, तो अपने शनि है, क्योंकि शनि का जो डेंसिटी है 0.69 ग्राम पर सेमी क्यू है, और जल का घनत्व, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेमी क्यू, तो वाटर से कम है ना। देखिए शनि ग्रह पानी के ऊपर तैर सकता है, कारण जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेमी क्यू है, और शनि का कितना है, 0.69 ग्राम पर सेमी क्यू। तो आप जाहिर सी बात है, फैक्ट अब देख लिए तो आराम से बता लेंगे कि जो शनि ग्रह है वो जल के ऊपर तैर सकता है, क्योंकि
उसका घनत्व पानी घनत्व से कम है। ठीक है, आप यहां स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम सौर मंडल के जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे प्रधान हैं। कौन है? सूर्य हैं। ठीक है, अभी हमने सौर मंडल देखा, अब सूर्य के बारे में और 1 बाय 1 इनके ग्रहों के बारे में जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए, जो सूर्य है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, और पूरे सौर परिवार का जो ऊर्जा और प्रकाश का प्रमुख सोर्स है, मेन सोर्स, प्रमुख स्रोत, वो कौन है? वो सूर्य है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि सौर परिवार के ऊर्जा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। ठीक है, तीसरी बात, पृथ्वी जो हमारी अर्थ है, पूछेगा क्वेश्चन, पूछा भी है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, तारा के बारे में पूछेगा तो बताया था ना कि सूर्य एक तारा ही है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है। दूसरी बात क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्योंकि ये बात पृथ्वी की थी लेकिन सूर्य में चली है, इसलिए मैंने ये लाइन भी लिख दिया। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है तो कंफ्यूज ना होइएगा कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम कोई तारा है तो कौन है वो? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दूसरे नंबर पे। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो ये आपका सूर्य होगा। मतलब कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। इस तरह तो ओवरऑल कि पूछेगा क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, तब तो सूर्य हो गए। मान लीजिए सूर्य ऑप्शन में ना हो और क्वेश्चन दूसरा वाला लाइन से बने ही ना, मतलब ये शब्द ना दे, क्या दे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा यही, लेकिन ऑप्शन में सूर्य ना हो, तब अगर ये दिखेगा तो ये राइट आंसर है। समझ गया बात को? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और इस तरह इनके बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, सूर्य का जो व्यास है ये लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। ठीक है, सूर्य क्या है? तो एक गैसीय गोला है जिसमें आपका हाइड्रोजन 71%, ठीक है, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है, अदर एलिमेंट आपके, ये 2.5% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस परसेंटेज को। अगला देखिए पॉइंट, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, ये भी क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी में, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, मिलियन है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। एक तो ये क्वेश्चन हुआ। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, हटा देगा मिलियन, और तब पूछेगा क्वेश्चन करोड़ किलोमीटर में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है ये 14.98 करोड़ किलोमीटर है, और इसी को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे बोलते हैं एक खगोलीय इकाई। याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, और इसी को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब एक खगोलीय इकाई। क्लियर? अगला पॉइंट, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो लगभग 109.2 गुना। समझ गए? जो सूर्य का आकार है पृथ्वी से कितना बड़ा है? लगभग 109.2 गुना बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, तो यहां तक आप बात समझ गए। अब इधर देखिएगा, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जब होती है तो उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, जिसे बोलते हैं पेरिहेलियन, और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। ठीक है, और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, एफिलियन। इसे ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। यहां बड़े ध्यान समझिएगा एक बात को, पृथ्वी जब सूर्य से निकट मतलब पास आ रही है तो उसे हम उपसौर पेरिहेलियन कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए डेट पे, डेट क्या है? 3 जनवरी। क्लियर? और 3 जनवरी को भयंकर ठंड होती है। पृथ्वी क्या हो रही है? सूर्य के पास आ रही है 3 जनवरी को,
भयंकर ठंड पास आ रही है तो गर्मी होनी चाहिए ना। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर है तो अपसौर एफिलियन, इसे बोलते हैं 4 जुलाई स्थिति। तो 4 जुलाई को तो भयंकर गर्मी पड़ती है, जबकि पृथ्वी क्या हो रही है, सूर्य से दूर जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको यहां समझाता हूं, देखिएगा इसको। देखिए, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पूरी परिक्रमा कर रही है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब ये परिक्रमा सूर्य की चारों तरफ क्या हो रही है, कर रही है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। क्लियर? अब अगर बड़ा चित्र हम यहां बनाएं तो ये है आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। इसको देख के यहां समझिएगा। अब देखिए, ये स्थिति जो है ये है 3 जनवरी वाली, और ये है 4 जुलाई वाली। ठीक, यहां पृथ्वी दूर जा रही है अधिकतम दूरी पर, इसे अपसौर एफिलियन कहते हैं 4 जुलाई, लेकिन गर्मी पड़ती है भयंकर। और यहां पृथ्वी पास में है लेकिन ठंडी पड़ रही है, उल्टा हो रहा है। पास में तो गर्मी चाहिए, दूर तो ठंडा चाहिए ना। देखिए क्यों? क्योंकि भारत हमारा कहां है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये भारत है, ठीक है। और ये क्या लोकेशन है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो भारत कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। अब जब ये सूर्य की किरणें यहां पहुंच पड़ेंगी तो हमारा भारत तो यहां है ना, ठीक है। तो इस कारण अब 3 जनवरी की स्थिति में किरणें क्या होती हैं, भारत ही नहीं, एशिया के जो बहुत से देश है वहां किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। इस कारण भयंकर ठंडी का मौसम चालू होता है, ठीक है। जो कि ज्योग्राफी बहुत समझने वाली चीज है और आराम समझ जाएंगे, ग्लोब से है। मैं अभी तो आगे आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरी चीज समझाऊंगा, लेकिन अभी बात चलिए तो शॉर्टली समझना है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पे, अक्ष पे एक तो घूमती रहती है और घूमते घूमते परिक्रमा भी करती है, ठीक है। एक घूम रही है और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो जो अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूरब, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, इसी के चलते दिन रात हो रहा है। और घूमते घूमते जो चल रही है, इसके चलते ये चलने वाली स्थिति है, अपने अक्ष पे घूम रही है और चल भी रही है। जो चल रही है, परिक्रमा कर रही है सूर्य की, उससे ऋतु परिवर्तन होता है और एक्सिस पे घूमने पे दिन रात होते हैं। तो यहां पे आके घूम तो रही है, लेकिन अब यहीं पे टिकी है कुछ महीने तक, तब यहां पे आएगी तो स्थिति आपकी मार्च की होगी, तब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे फिर ये पूरा एक साल चल रहा है। तो जो ये स्थिति है यहां पे, अब ये हमारा भारत चूंकि नॉर्थ ईस्ट में है, इसलिए तिरछी किरण पड़ती है तो यहां भयंकर ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य के समकक्ष क्या है, देख लीजिए सामने, भारत तो यहां है ना, और इधर वाले देशों में तब क्या होगी, गर्मी दिखाई देगी, उधर भयंकर ठंडी। और उसके बाद अब देखिए यहां पे जब आएगा पृथ्वी, तो ये देखिए अब इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, तो अब भारत कहां आ गया, अब भारत एकदम सूर्य के सम्मुख है। तो पृथ्वी कितनी भी दूर जाएगी, 4 जुलाई को हमारे यहां भयंकर गर्मी पड़ती है। अब समझ में आया? क्योंकि ये वाला भाग देखिए नॉर्थ, अब ये सूर्य के सामने हो गया, तो यहां पे सीधे सीधे धूप पड़नी शुरू हो गई। इसीलिए पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर उपसौर 3 जनवरी और पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर अपसौर 4 जुलाई को, ठीक है। बाकी मैं आगे डिटेल आपको समझाऊंगा। फिर देखिएगा, सूर्य जो है अपने अक्ष पर, ठीक है, एक्सिस पर पूरब से पश्चिम, मतलब ईस्ट टू वेस्ट की ओर घूमता है, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, सूर्य पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज घूमता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सूर्य जो है वो किसकी परिक्रमा करता है, तो ये हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। और परिक्रमा करने में कितना वर्ष लेता है, तो 25 करोड़ वर्ष में ये एक गैलेक्सी की पूरी परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 सही बटा 4 दिन, मतलब 1 साल में पूरी करती है, वैसे सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा, जो हमारी आकाश गंगा है, 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आकाश गंगा को मान लीजिए, देख लीजिए चित्र, ये आपका पूरा का पूरा ऐसे ही आपको गैलेक्सी दिखाई देगी। तो ये आपका जो है ये सूर्य है, ठीक है। और ये पूरे आकाश गंगा की परिक्रमा कैसे करता है, ये पूरा आपका
25 करोड़ वर्ष लगते हैं, और इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मोस ईयर। एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है, ठीक है, कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो सूर्य द्वारा हमारी गैलेक्सी की जो परिक्रमा की जाती है और ये परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी होती है, उसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मोस ईयर। ठीक है, ये पूरा गैलेक्सी है, ये सूर्य है। ठीक, अब बात आ रही है बार बार कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो जो पश्चिम से पूरब होता है, आप पढ़े होंगे रीजनिंग में कि पश्चिम से पूरब, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, तो जब कहेगा पश्चिम से पूरब तो ये स्थिति वाली ये चीज रहेगी। तो ये क्या है? ये घड़ी की दिशा के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब कहेगा पूरब से पश्चिम तो ये ऐसे, तो घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे 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 ऐसे। तो ये आपका पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज और पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलत पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, उल्टा बोल दिए हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज और पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम है, क्लॉकवाइज चक्रण करती है सूर्य अपने अक्ष पर और गैलेक्सी की परिक्रमा करती है। ठीक है, अब इसी वर्ड को समझना है कि एक है अपने अक्ष पर घूर्णन करना, रोटेशन, और एक है परिक्रमा, मतलब रिवॉल्यूशन। अब देखिए यहां पे किसी भी ग्रहों की गति की बात चलेगी, मोशन ऑफ प्लेनेट। ठीक है, मतलब ग्रहों की गति। एक क्वेश्चन थी आपको पिछली बार पढ़ाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ग्रहों की गति सबसे पहले, तो आप क्या बताएंगे? आपको ने पढ़ा चुका है, केपलर। ध्यान रखिएगा किसने दिया था। अब ये मोशन ऑफ प्लेनेट है, तो ध्यान से देखिए ग्रह कैसे गति करते हैं। एक तो सभी ग्रह अपने अक्ष पर, एक्सिस पर घूर्णन करते हैं, जिसे रोटेशन कहते हैं, और इसी के चलते दिन रात होता है। दूसरी बात, जो रिवॉल्यूशन है, हर ग्रह परिक्रमा भी करते हैं, जो अपने ग्रह हैं सूर्य की। पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर घूम रही है, रोटेट कर रही है, वो घूर्णन है, इसके चलते दिन रात होता है। और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है चारों तरफ, इसको बोलते हैं परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। और ये कहां करती है? अपने ऑर्बिट में करती है, कक्षा में, सभी ग्रह। ठीक है, और इनका परिक्रमण जितने भी ग्रह हैं अपने सौर मंडल के, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए अलग से इसको लिखे हैं कि सभी ग्रह जितने भी हैं, दो लोगों को छोड़कर, वो वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ चक्रण करते हैं, घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सभी ग्रह, दो को छोड़कर। कौन? अपवाद हैं, अरुण और शुक्र, मतलब यूरेनस एंड आपका वीनस जो है, ये ईस्ट टू वेस्ट, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे सूर्य घूमता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अरुण और शुक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, जैसे सूर्य घूमता है। बाकी जितने भी सौर मंडल के अपने ग्रह हैं, ट्रेडिशनल प्लेनेट, वो पश्चिम से पूरब गति करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पे लिखे हैं सभी ग्रहों का एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। अब समझ गए होंगे आप, रोटेशन घूर्णन के चलते दिन रात, और रिवॉल्यूशन के चलते ऋतु परिवर्तन। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा जरा सूर्य को, ये ओवरऑल कोर लिखे हैं और है पूरा ये सूर्य ही। ठीक है, ध्यान समझिए, देखिए सूर्य में जो लेयर है, ये पूरा ओवरऑल सूर्य है, जो मैं लिखा हूं आउटर। ठीक है, ये आउटर लेयर होता है, इसे हम बाह्य परत कहते हैं, और इसे ही फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल। मतलब जो सामान्य रूप से हमें दिखाई देता है सूर्य और सूर्य की परत, वो फोटोस्फीयर होता है, उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल, वही है आउटर लेयर। ठीक है, और उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोच लीजिए, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है सूर्य के बाहरी परत का, जिसे हम देखते हैं प्रकाश मंडल को। अब जो सूर्य के ऊपर ये बराबर नहीं रहता, इसे कहते हैं कोरोना। ठीक है, सूर्य किरीट हिंदी में क्या है? यह सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। तो जब क्वेश्चन करे कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य पे कौन सी लेयर दिखाई देती है, उसका क्या नाम है, उसे ही बोलते हैं कोरोना सूर्य किरीट। इसे कोविड-19 में समझिएगा, ये बहुत पहले से कोरोना है, मतलब सूर्य किरीट, ये सूर्य की लेयर है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। इस तरह हमेशा हमें फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल दिखाई देता है। और अंत में जो इंटरनल है, ये है आपका कोर। ठीक है, ये वाला एरिया, ये पूरा क्या है? ये कोर है। कोर में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है वो कोर में ही होती है, और इसका तापमान जो है, टेम्परेचर, ये 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
किसी भी तारे में ऊर्जा जो एनर्जी है और प्रकाश लाइट, ये नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन करेगा, किसी भी तारे में, सूर्य भी एक तारा है, किसी भी तारे में ऊर्जा और प्रकाश किसके द्वारा होती है? तो बताएंगे नाभिकीय संलयन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक और फैक्ट है सूर्य से कि सूर्य का प्रकाश, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, समय क्या लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं ये भी देता है, तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा, लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड पे पहुंचता है। तो जैसा आपको ऑप्शन दिखे 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। तो ये था आपके ओवरऑल पूरे सूर्य के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं, तो आज हम लोग पूरे 8 ग्रह पूरा करेंगे, जैसे मैंने आपको क्रम से बताया। फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी कंप्लीट किया जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आते हैं। देखिए अब हम लोग सूर्य को देखें। अब सौर मंडल के जो पिंड है उसमें पहला है बुध, मरकरी। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहली लाइन, सूर्य के सबसे निकटतम कोई ग्रह है तो वो बुध है। मैप में आप अभी देखे हैं जो मैंने बनाया था सूर्य का फिर बुध का, तो मैप में ही दिखा। बुध क्या है? सूर्य का सबसे नजदीकी निकटतम ग्रह है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ठीक है। इसका घूर्णन काल कितना है? 58 डेज, 58 दिन इसका घूर्णन काल। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है और ये अपने एक्सिस पर घूमने में 58 दिन लेता है, ठीक है। परिक्रमण, रिवोल्यूशन, ये रोटेशन, ये रिवोल्यूशन, ये आपका 88 दिन। अब यहां से दो तरह क्वेश्चन बनेंगे। एक तो सीधे सीधे कि किस ग्रह का परिक्रमण सबसे कम है, तो बताएंगे बुध का जो रिवोल्यूशन है सौर मंडल में वो सबसे कम है 88 दिन। और एक तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटा वर्ष किस ग्रह पर होगा, तो बताएंगे आप बुध पर। देख रहे हैं 88 दिन में ही इनका 1 साल वाला काम, जैसे हम लोग का 1 साल लगता है पृथ्वी का घूमने में, वैसे इनका 28 दिन में ही वर्ष पूरा हो जाएगा, ठीक है, 88 दिन में। अगला पॉइंट, सर्वाधिक तापांतर, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, अंतर है, इसी ग्रह पे देखा जाता है। दिन में 467 डिग्री सेल्सियस प्लस, और रात में -170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए इतना तापांतर इस ग्रह पे है। दिन में इतना तगड़ा टेम्परेचर है और दिन में जल जाएंगे, रात में जम जाएंगे, ठीक है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। वायुमंडल नष्ट हो चुका है। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं सूर्य के ज्यादा पास होने के कारण। तो यहां से कथन करण वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, तो स्टेटमेंट को कॉन्सेप्ट के साथ बड़े ध्यान से समझा जाए, ठीक है। कि जब कहेगा वायुमंडल बुध ग्रह का नष्ट हो चुका है, कारण क्या है, तो बताएंगे सूर्य के ज्यादा पास होने के कारण वायुमंडल खत्म। और यहां पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 3/8 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बुध का। अब आइए देखा जाए शुक्र, विनस। सबसे पहली बात कि यह पृथ्वी का क्या है? सबसे निकटतम तारा है। ध्यान रखिएगा बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह या तारा है। और जब पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकटतम, क्योंकि आप जब मैप देख रहे थे तो सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे नंबर पे है, तो वही है कि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। दूसरी बात, सबसे चमकीला ग्रह पूछे सौर मंडल का, इस सौर मंडल का सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है, शाइनिंग, वो आपका शुक्र है, ठीक है। दूसरी बात, यह पूरे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है। कारण क्या है भाई? वायुमंडल में 95% यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो कितनी है वायुमंडल में? 95%। ये इसके गर्म होने का कारण है। हमारे यहां भी जो पृथ्वी के गर्म होने के कारण है ग्रीन हाउस गैस, उसमें सर्वोपरि कौन है? CO2। तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा, इसे हम नाम दिए ग्लोबल वार्मिंग। तो ये नहीं कि ये सूर्य के पास है तो इसलिए गर्म है दूसरे नंबर पे, इसके गर्म होने का कारण क्यों है? सबसे गर्म ग्रह है
क्योंकि यहाँ पे 95% आपका CO2 वायुमंडल में है, मतलब वायुमंडल में जो CO2 का परसेंटेज है वो सीधे 95% है। अगला, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, ठीक है। इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है शुक्र को। शुक्र का जो घूर्णन है अपने एक्सिस अक्ष पे, ये 243 दिन है, सबसे अधिक घूर्णन काल। देख ही रहे हैं, मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में दिन रात पूरी कर लेती है। यहाँ पे क्या है, 243 दिन में एक दिन रात पूरा हो रहा है। इसीलिए सबसे अधिक घूर्णन काल पूछे किस ग्रह का है, शुक्र का। और सबसे बड़ा दिन रात किस ग्रह पर होता है, तो शुक्र पे। आप सामने देख रहे हैं 243 दिन, ठीक है। अगला, इनका रिवोल्यूशन पीरियड है, परिक्रमण काल, ये 225 दिन है, ठीक है। तो इनके घूर्णन में और परिक्रमण में ज्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है। इसका बताया ही कि इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है, जैसे बुध का नहीं, ठीक है। इसे पृथ्वी की, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। काहे? घनत्व, डेंसिटी, साइज, आकार और व्यास जो है ये सब पृथ्वी के समान ही है। जो शुक्र ग्रह का घनत्व है, आकार है, व्यास है, ये सभी पृथ्वी के समान है। इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। किसे? शुक्र को, ठीक है। अगला पॉइंट, अन्य ग्रहों के विपरीत इसका जो चक्रण है वो क्लॉकवाइज है, मतलब दक्षिणावर्त, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। आपको अभी बताए हैं, सूर्य पढ़ाए, सबसे पहले इसीलिए बताया कि जानकारी आपको उसकी मिल जाए, हर ग्रहों का क्या साइकिल है, चक्रण है अपने एक्सिस पे। तो ये अपने अक्ष पर अन्य ग्रहों के विपरीत उल्टा चक्रण करता है, मतलब ये क्लॉकवाइज करता है, दक्षिणावर्त, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। लिख लीजिएगा, ईस्ट टू वेस्ट। और बाकी सभी ग्रह बताए थे आपको, पश्चिम से पूरब, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब देखा जाए पृथ्वी को। पृथ्वी, सबसे पहला फैक्ट, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में तीसरे स्थान पे। बताया था ना कि सबसे पहले सूर्य, फिर आपका बुध, फिर शुक्र, तब पृथ्वी। तो 1 2 3, तीसरे स्थान पे क्या है? पृथ्वी है, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में। फिर आकार के अनुसार आपको फिर बताए थे अभी इसके पीछे, सूर्य जब पढ़ा रहे थे, 5वां, आकार के अनुसार 5वां स्थान है, और सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में तीसरा स्थान है, ठीक है। फिर यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे वामावर्त कहते हैं। पृथ्वी हमेशा ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूरब, एंटी क्लॉकवाइज, और ये घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। और ये घूर्णन करती है कितने घंटे में? 24 घंटे। एग्जैक्ट देखिए, पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। समझ रहे हैं? इसी लगभग बोला जाता है 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, मतलब दिन रात होते हैं उसके चलते। और जो घूमने की स्पीड है अपने अक्ष पे, परिक्रमण की स्पीड ये वो अलग है, और घूमने की स्पीड ये अलग है। पृथ्वी घूमती भी रहती है और चलती भी रहती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो ये स्पीड है इसकी, ये कितनी है? 1610 किलोमीटर पर घंटा। आप देख सकते हैं 1610 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, ठीक है। आइए अब आगे देखा जाए। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 365 दिन 6 घंटे। और इस तरह आपको एकदम डीप पूछे तो आप बताएंगे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, ठीक है। जो इसके परिक्रमण का वेग है वो अभी आप देखें, इसके घूर्णन अपने अक्ष का वेग, और ये परिक्रमण का वेग कह रहा है। ये स्पीड ये कितनी है? 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर पृथ्वी की स्पीड है परिक्रमण करने की। यही लिखा हूं कि परिक्रमण का जो वेलोसिटी है, वेग है, वो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप समझे, ये परिक्रमण की स्पीड है पृथ्वी की, ठीक है। आकार और बनावट की दृष्टि से ये भी क्या है? शुक्र के समान है। जो आप ये बात यहां लिखे थे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो शुक्र है।
और आकार बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है, यहाँ पर जल कितना है 71% पृथ्वी पे, और स्थल 29% पे लैंड है। ठीक है, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। जो आप ये पृथ्वी देखते हैं तो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये है आपकी विषुवत रेखा। तो ये जो झुका हुआ है ये कितना, यही 23.5 अंश पृथ्वी झुकी हुई है, और इसके झुकने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका जो कक्षीय झुकाव है, ऑर्बिटल झुकाव, वो कितना है 66.5 डिग्री। ठीक है, और इसका एक उपग्रह है मात्र, एकमात्र, कौन है, मून, चंद्रमा। ठीक है, देखिए मन से पढ़ाई कर लीजिए, इतनी अच्छी चीज मिल रही है अब यूट्यूब पे, कहीं भागदौड़ नहीं करना है। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा चल गया कि आप आराम से घर बैठे तैयारी करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, पूरी पढ़ाई करिए। ठीक है, नहीं तो फिर सरकारी नौकरी जान जाइए, एकदम बहुत बढ़िया चीज है। कोविड का दौर आप लोगों को याद है, कोविड में क्या हुआ था, जितने सरकारी लोग थे ठाठ से बैठ के आराम से उनकी सैलरी आ रही थी। अब प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में आप जाएंगे तो 12 घंटा काम करिए, और जितना काम करेंगे जोड़ के पैसा मिलेगा। और चापलूसी में जो नंबर 1 पे रहेगा उसको जरा सा देख लो करेंगे, नजर में रहेंगे तो जरा सा आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और इस तरह क्या होगा कि आप खूब वर्क करेंगे। कोविड जैसी चीज आई तो आप देखे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी भी आधी हो गई, सरकारी एकदम मस्त थे। तो मन से पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट जॉब पालेंगे, नहीं तो प्राइवेट सोचिए ही मत, खटाएंगे सब। हमारे पूर्वांचल में खूब काम करने को खटना कहते हैं, खटाएंगे सब खूब, पैसा आपको मिलेगा एकदम जोड़ के। ठीक है, आपके कार्य के अनुसार पैसा नहीं मिलेगा, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में कार्य के अनुसार पैसा मिलता है। ठीक है, और लड़के इसीलिए पढ़ते हैं, आपके पास मनी आएगी तब आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए सब कुछ कर पाएंगे, और वो कैसे होगा, शिक्षा से होगा। ठीक है, प्राइवेट में क्या है, जीवन में 2 काम करिए, या तो गवर्नमेंट जॉब करिए और या तो अपना बिजनेस खुद अपना स्टार्ट करिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। दूसरे का बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो उसको बढ़ाएंगे ना, क्या करेंगे आप सब लोग खटेंगे तो उसका 1 रुपए बनाएंगे, उसको फायदा 1 रुपए का। आपकी सैलरी कितनी है 10 पैसा, सोचिएगा 5 पैसा, और उसका 1 रुपए बन रहा है। बहुत चापलूसी करेंगे तो 10 पैसा, और जरा सा अच्छा काम करेंगे तो 5 में से 1 पैसे के मालिक हैं। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा सा खोल लिए हैं अपना अच्छी चीज, तो सोचते हैं कि अब बस पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, बहुत राजा हैं। 4 ठो गाड़ी से चल रहे हैं तो इतना मतलब इतना ज्यादा अहंकार भरा हुआ है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है अपने सामने। ठीक है, कोप मंडूक वाला हाल है, अपने को ही राजा समझ रहे हैं। अगर ध्यान से सोचा जाए तो पता नहीं ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं, और उसमें हमारी गैलेक्सी, उसमें हमारा सौर मंडल, जिसमें हम पृथ्वी, और पृथ्वी पर 245 देश, और उसमें एक भारत, उस भारत में इतनी जनसंख्या, उस जनसंख्या के एक राज्य के, एक जिले के एक आदमी है, और घमंड एकदम चरम पे है। वास्तविकता देखिए तो ब्रह्मांड के सामने तुच्छ औकात, 0 औकात है। मनुष्य हैं, कर्म करिए, भगवान को भजिए, अपना चुपचाप दूसरे की सेवा करिए और अच्छा कार्य करिए, ये रहना चाहिए। लेकिन बहुत लोग एकदम चूर हो जाते हैं। अब उसमें आप काम करेंगे जाके, ऐसी संस्थाएं बहुत सी हैं, तो क्या करेंगे जाके, उनको बढ़ाएंगे, अपना क्या बढ़ाएंगे। बिजनेस करना है तो खुद करिए, और नहीं तो गवर्नमेंट जॉब पाइए। मन से पढ़ लीजिए, पढ़ाइए, सब काम आएगी। ठीक है, ये मैं बार बार छात्रों को कहता रहता हूं, यही अक्षर काम आएगा, अधिकारी बना देगा, और उसके बाद रुतबा और जीवन में सब चीज आप कर सकते हैं। देखिए अब ये तो हो गया पृथ्वी, अगला है मंगल, मार्स। इसे रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कहते हैं। क्या कारण है ये पूछा है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। यहां आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता, इस कारण हम मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, मार्स को। यहां पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन भी होता है। कारण क्या है, अपने अक्ष पर 25 डिग्री ये झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है,
वैसे ही पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन कारण है, मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, यहां भी इसका घूर्णन काल अपने एक्सिस अक्ष पर जो रोटेशन पीरियड है वो 24 घंटे का है। ठीक है, सेम पृथ्वी के समान। हाँ, परिक्रमण काल इसका सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने का है ये ज्यादा है, 687 दिन। ठीक है, इसके दो उपग्रह हैं, वो है फोबोस और डिमोस। और डिमोस से क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल का, पूरे ओवरऑल सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो वो डिमोस है। और ये किसका उपग्रह है, तो मंगल का है। ठीक है, अभी मंगल में भी पॉइंट है, फिर उसके बाद हम लोग बृहस्पति, शनि, अरुण सबको देखा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंगल के दो पॉइंट रह गए थे, उनको देखा जाए। मंगल जो है, इसमें सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस मेसी, ये किस ग्रह पर स्थित है, तो मंगल ग्रह पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बना भी और बनता भी है कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा वोल्केनो अगर कहीं पे है तो वो कहां पे है, मंगल ग्रह पे, जिसका नाम क्या है, ओलिपस मेसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, वो कहां स्थित है, तो वो भी मंगल ग्रह पे भी स्थित है। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी कहां, तो मंगल ग्रह पे। और ये भी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है कौन, तो ओलिपस मेसी। ठीक है, दूसरा, सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, निक्स ओलंपिया, कहां पे है, मंगल ग्रह पे। और कितना ऊंचा है, तो माउंट एवरेस्ट का 3 गुना, मतलब इनसे 3 गुना अधिक ऊंचा है निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पे स्थित है। ठीक है, अगला है ग्रह हमारा बृहस्पति, जुपिटर। सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप बताएंगे बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं, चंद्रमा का मतलब उपग्रह होता है, सैटेलाइट। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, गैलीलियो ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है, तो ये भी बृहस्पति ही है। पूछेगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। और इस बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 95 उपग्रह हैं बृहस्पति के सैटेलाइट। ठीक है, और ये देखिए, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और आराम से याद भी हो जाएगा। क्या कहेगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है हमारे सौर मंडल का, तो बृहस्पति है। और जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो वो भी बृहस्पति का ही उपग्रह है, कहीं दूसरा याद नहीं करना है। बृहस्पति खुद बड़े हैं पूरे ग्रह में, तो इनका उपग्रह भी पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, जिसका नाम है गैनीमीड। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, जो बृहस्पति का उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, और इसी बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है यहां पर, क्योंकि यहां का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि यूरोपा किसका सैटेलाइट है, तो आप बताएंगे बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। और यहाँ पर पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। बृहस्पति का जो वलय है, रिंग है, वो किसका बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा है, सिलिकेटों का। जो बृहस्पति का छल्ला, रिंग है, वलय है, जो किसी भी ग्रह के किनारे आप देखते हैं घूमते, शनि के आप ज्यादा दिखाई देता है कि ये शनि ग्रह है और इसके ये वलय है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि बृहस्पति का वलय किस चीज का बना हुआ होता है, सिलिकेटों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो बृहस्पति का घूर्णन काल है अपने अक्ष पर, एक्सिस पर, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 10 घंटे का होता है, मतलब सबसे कम समय में। पूछेगा कि सबसे कम समय में कौन सा ग्रह अपने घूर्णन पर, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, तो आप बताएंगे कि बृहस्पति ग्रह अपना घूर्णन करता है 10 सेकंड में, 10 घंटे में, मतलब सबसे कम समय में। ठीक है, और सबसे कम समय में, लेकिन क्या है, सबसे तेज। भाई सबसे तेज करेगा तभी तो सबसे कम समय लेगा। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ग्रह सौर मंडल का अपने घूर्णन पर या अपना घूर्णन करने में सबसे तेज घूर्णन करता है, तब बताएंगे आप यही बृहस्पति। ठीक है,
इसीलिए जब 10 घंटे लेगा ये सबसे तेज घूर्णन करेगा, 10 घंटे लेगा तो सबसे कम समय में कर लिया, इसी कारण यहां पर सबसे छोटा दिन रात होगा। मैंने बताया आपको कि घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं और परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो सबसे छोटा दिन रात होगा, 10 घंटे में ही काम तमाम घूर्णन का, अपने अक्ष पर पूरा घूर्णन कर लिया। इसका जो परिक्रमण है रिवॉल्यूशन वो 11.9 वर्ष में, ठीक है, 11.9 वर्ष में पूरा करता है अपना परिक्रमण, मतलब सूर्य की परिक्रमा, ठीक है। बृहस्पति ही ऐसा ये ग्रह है जिसमें तारे और ग्रह दोनों के गुण हैं, क्योंकि यह रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बृहस्पति एकमात्र है ऐसा ग्रह अपने सौर मंडल का जो तारे और ग्रह दोनों के इसमें गुण पाए जाते हैं, क्योंकि यह रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब आइए देखा जाए शनि को। शनि को बताया है कि शनि के किनारे सारे छल्ले दिखाई देते हैं। तो देखिए आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सौर मंडल में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। इसका घूर्णन 10.3 घंटे में पूरा होता है। इसका परिक्रमण जो है 29.4 वर्ष लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, 29.5 वर्ष। इसका जो सैटेलाइट है उपग्रह 145 है, मतलब सर्वाधिक। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि पूरे सौर मंडल में सबसे अधिक किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो शनि के हैं। 145 हो गया है, पहले कम था, ठीक है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है और यहां पर वायुमंडल है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस ग्रह के उपग्रह पर वायुमंडल है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो टाइटन है वहां वायुमंडल है, ठीक है। शनि के चारों ओर वलय रिंग पाए जाते हैं, जो मैंने बताया आपको ना कि ये आपका शनि ग्रह है, तो इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? रिंग पाया जाता है, और इनकी संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे कम घनत्व शनि का है, आपको बताया था अभी शुरुआत में ही, जिससे यह जल में तैर सकता है, क्योंकि जो शनि की डेंसिटी है, घनत्व है, वो 0.69 ग्राम प्रति सेमी क्यू है और जल का 1 ग्राम पर सेमी क्यू होता है। तो जल का ज्यादा है, जल से कम शनि का है, इसलिए यह जल में तैर सकता है, ठीक है। अगला ग्रह है हमारा वरुण, जिसे बोलते हैं यूरेनस, ठीक। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अभी मैंने आपको डायग्राम मैप बनाया था तो दिखाया भी था, वहां तो आपको समझ में आ ही गया था, और यहाँ फैक्ट है तो आराम से याद कर लीजिएगा आकार वाले भी। तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज घूमता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बताया था क्या, कि पूरे अपने सौर मंडल में सभी जो ग्रह हैं, मतलब सूर्य तो मुखिया हैं जो 8 ग्रह हैं, उसमें सभी ग्रह पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज अपने अक्ष पर घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था वीनस को, शुक्र को, और दूसरा है यूरेनस, अरुण। तो यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज घूमता है। यहाँ सूर्योदय जो है पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। कहाँ? अरुण पे, उल्टा, पृथ्वी से उल्टा होता है, ठीक है। इसका घूर्णन अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में पूरा होता है। यह परिक्रमण काल जो इसका है ये 84 वर्ष का होता है। यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री के कोण से झुका है और इतना झुका है कि सूर्य की तरफ लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है कि सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो ये आपका अरुण है, यूरेनस, ठीक है। और इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता होती है, इसके कारण इसे हरा ग्रह, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। अरुण का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटेनिया है, ध्यान रखिएगा। जो आप अभी पढ़े शनि का टाइटन है और अरुण का टाइटेनिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है, 27। लास्ट हमारा जो 8वां ग्रह है वो है नेपच्यून, वरुण। दूरी से 8वां ग्रह है ये। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना कि दूरी से 8वां, सबसे लास्ट वाला, इसीलिए लिखिए है अंतिम ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, यह सबसे ठंडा ग्रह है। जाहिर सी बात है
कि सूर्य से सबसे लास्ट में पड़ रहा है तो सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे ठंडा होगा। तो सबसे ठंडा ग्रह है और इसका घूर्णन काल अपने एक्सिस पर, अक्ष पर 17 घंटे है और इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष है। यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है। तो पूछेगा, देखिए लिखे हैं सबसे अधिक समय में, पूछेगा सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, तो आप बताएंगे वरुण, नेपच्यून। ठीक है, 165 साल लगते हैं इसको परिक्रमण काल में। उपग्रहों की जो संख्या है इसके, वरुण की, नेपच्यून की, वो 14 है। ठीक है, 14। और इसीलिए अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं तो इस लाइन से भी क्वेश्चन में जाता है, वही लाइन है लेकिन चेंज है कि ये भी पूछ सकता है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है। जो अंतिम ग्रह होगा, दूरी से 8वां ग्रह होगा, वही सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह होगा। तो आप बात समझ गए। ये हमारे आज सौर मंडल के सूर्य के साथ पूरे 8 ग्रह कंप्लीट हुए। इसको मन लगा के आप लोग पढ़िएगा और जहां भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी डाउट होगा उसको लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, देखिए आप लोग को कितना मजा आएगा नोट्स बनाने में। XYZ कुछ भी नहीं छूटेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और जो भी जीएस लेके चल रहा हूं सब खत्म कराऊंगा। आप खुद पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आपके जो भी दोस्त होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे, सबको फॉरवर्ड करिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।